में खूब सारे ग्राफ बनते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को ग्राफ बनाना आता होगा, लेकिन कुछ को नहीं आता है। तो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता और भी अच्छी बात है। मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। आपको इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी किसी भी ग्राफ को रटना नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से नहीं बोल किसी को नहीं रटना, केमिस्ट्री को ही नहीं रटना, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। ध्यान से आप समझो इसको, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर ग्राफ बनाना सीख लिया ज़िंदगी में कभी नहीं अटकोगे। गैसीय अवस्था वाला चैप्टर है, गैसीय अवस्था वाले में बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। आपने पढ़ा होगा बोयल का नियम, गेल-लुसाक का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो उनमें क्या होता है, ग्राफ ही ग्राफ बनते हैं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आपको 4 ग्राफ बता रहा हूँ, 4 या 5, तो उनमें से अगर आप उनको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, वो ग्राफ केवल याद कर लेना, इसके बाद में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। मैं उनको आपको यूज़ करना बताऊंगा कि किस समीकरण से कैसे ग्राफ बनाते हैं, बस ध्यान से आप देखते जाओ। तो अपनी जो सब हेडिंग है वैसे ही कोई पेपर में नहीं आने वाली, मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हेडिंग क्या है अपनी, ग्राफ बनाना। अंग्रेजी में क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला जो ग्राफ है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वो में रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर ऐसी कोई समीकरण आपके पास आती है y बराबर एम एक्स, तो उसका जो ग्राफ है वो रहेगा इस टाइप से। देखो भाई, ये तो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग बिंदु जहाँ से आप शुरू होते हो। ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। याद रखना, ये x अक्ष है, ये वाली x अक्ष है और ये वाली आपकी y एक्सिस है, ठीक है। अब देखो, ये जो ग्राफ y बराबर एम एक्स का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रखना, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ये बनेगा। अब इसका जो ढाल है, ढाल को कहते हैं स्लोप, वो ये रहा, क्या है, m, ठीक है। देखो भाई, ढाल क्या होता है, ये होता है dy बटे dx। जब भी आप निकालोगे, किसी पे भी क्रिया निकालोगे, तो dy बटे dx, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है क्या, ढाल होता है। आपको दिया हुआ आएगा m, कुछ भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है y बराबर माइनस का एम एक्स। देखो, इधर क्या लिया आपने, y एक्सिस, इधर क्या ली, x एक्सिस। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन बिंदु। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऊपर से गिरता हुआ, सीधा गिरता हुआ, ठीक है। और इसका जो ढाल आएगा, जिसको आप स्लोप कहते हो बार बार, वो कितना आएगा, माइनस का m। देखो, y भी यूज़ हो गया, x भी यूज़ हो गया, क्या बचा, माइनस का m, तो ढाल क्या आ गया, माइनस का m, ठीक है। ग्राफ आप याद करते रहना। तीसरा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा, इधर तो हमने ले लिया y एक्सिस, इधर हमने ले ली x एक्सिस, और ये क्या था, ओरिजिन। अब देखो भाई, y बराबर एम एक्स का ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन था। अब यहाँ देखो, y बराबर एम एक्स तो है, लेकिन प्लस का c और आ गया, तो इस प्लस वाले का बनने के लिए थोड़ी सी जगह बनानी है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर और फिर वहाँ से स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ठीक है। अब देखो, ढाल तो अपने को इसी का निकालना है, स्लोप क्या आएगा, m दिया हुआ है भाई, y यूज हो गया, x यूज हो गया, m ढाल आ गया। अब ये जो खाली जगह बची है, इसी को कहा जाता है क्या, वेरी गुड, अंतः खंड। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरसेप्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है अपने पास, c, ये दी हुई है, ठीक है। अब जैसे y बराबर एम एक्स में प्लस का c लगा दिया था, वैसे ही इसमें प्लस का c लगा दो, y बराबर माइनस का एम एक्स प्लस का c। तो देखो, जैसे y बराबर एम एक्स में 0 से स्टार्ट हो रहा था, और y बराबर एम एक्स प्लस c में थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा था। y बराबर माइनस का एम एक्स में 0 से एक प्रकार से ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, y बराबर माइनस का एम एक्स प्लस c में क्या होगा, थोड़ा नीचे से गिरता हुआ आ जाएगा, बस। माइनस का एम एक्स प्लस सी, तो इसमें देखो क्या होगा,
ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये वाला ग्राफ इसमें बनेगा। देखो ऊपर जगह छोड़ दी है मैंने। अब ये जो है ये तो क्या आएगा, इसका अंतःखंड, जिसको आप इंटरसेप्ट कहते हो, वैल्यू क्या है इसकी c, और इसका जो ढाल है, जो स्लोप है, कितना है, वेरी गुड, माइनस का m। ये 4 ग्राफ हो गए। आपको यही ग्राफ यूज करने हैं। जो ग्राफ बनाने मैंने सिखाया है, आप इसको अच्छे से सीख लोगे, क्योंकि गैसीय अवस्था में या फिर फिजिक्स में आप जहाँ भी पढ़ते हैं खूब सारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ किसी को भी रटना नहीं है। तो अब अपना जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। शून्य कोटि अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसको कहा जाता है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो बोलेगा शून्य कोटि को, या कहेगा द्वितीय कोटि को, या कहेगा प्रथम कोटि को, कि इसकी पूरी जो इसका वेग समीकरण है उसकी गणितीय व्याख्या करो, सब कुछ इसके बारे में समझाओ, इसकी अर्धायु समझाओ। हमें इसका A to Z इसकी पूरी हिस्ट्री हमें को निकालनी है, ठीक है। तो समझो शून्य कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा सुनो, ठीक है। परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर मैं लिख दूंगा, आप लिख लेना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के शून्यघात के समानुपाती होता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्यघात के समानुपाती होता है, तो उसको क्या कहोगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर प्रथम कोटि की बात करते हैं तो क्या कहोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। कुछ भी नहीं करना, जो वेग नियम पढ़ा है केवल वही है। अब हमने वेग नियम में जो n1 या n2 लगाए थे, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो n1 की जगह 0 लिख देंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी n1 की जगह 1 रख देंगे, और अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी तो n1 की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, और क्या लिख सकते हो उसकी जगह, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के शून्यघात 0 पावर, ठीक है। सांद्रता के गुणनफल के शून्यघात के समानुपाती होते हैं, क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ओके। अब देखो, इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान से समझना, पहले मैं इसका गणितीय रूप समझाऊंगा, फिर हम इसकी अर्धायुकाल पढ़ेंगे। जैसे ही अर्धायुकाल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में इसकी एक एक सारे लक्षण, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। और वो याद कुछ नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपन पढ़ेंगे उन्हीं को लास्ट में समराइज कर लेंगे एक साथ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसका क्या लिख रहा हूँ, इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं अपन।
ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा, वेग नियम के अनुसार वेग नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके समानुपाती होता है, उसके लिए आपको एक अभिक्रिया लेनी पड़ेगी। वो अभिक्रिया ये रही ए से पी। ठीक है, चलो आओ एक बार देखो भाई, चलो गणितीय रूप समझने के लिए तुम क्या पढ़ रहे थे, गणितीय रूप पढ़ रहे थे। देखो आपके पास एक रिएक्शन है ए से पी, ठीक है। आपको जीरो ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर में यही कंसिडर करनी है, ए से पी। ए क्या है अभिकारक, पी क्या है आपका उत्पाद प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो वेग के समय क्या करते थे शुरू में, प्रारंभ में कब, समय t बराबर 0 पे। तो बताओ इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या मान लेते हैं हम, A0 मान लेते हैं। अब समय जब 0 है तो उस समय अभिक्रिया हुई ही नहीं है, तो उत्पादित सांद्रता क्या आएगी, 0। ठीक, अब आगे क्या करोगे, समय t बराबर t सेकेंड पर। अब ये t सेकेंड कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड 50 सेकेंड जो भी हो, आपको वो ले लो, ठीक है। उस समय इसकी सांद्रता क्या आएगी, 80। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा 80 BT। अब आप सुनो डायरेक्ट, अब कुछ समय हुआ है तो कुछ ना कुछ अभिक्रिया पूर्ण हुई है। अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब क्या है कि पहले ये A0 था जब समय 0 था, अब समय हुआ तो कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई। इसका मतलब इस A में से कुछ ना कुछ टूट के कहाँ चला गया, उत्पाद में चला गया। अब कितना टूट के गया हमें नहीं पता, तो हमने क्या माना कि इस A0 में से कितना चला गया, X चला गया। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, A0 माइनस एक्स। भाई नहीं पता कितना चला गया तो कितना मान लिया, x चला गया। तो जब हम हमारे पास पहले जितना था उसमें से x घटा देंगे तो अब पता लग जाएगा कि इस समय हमारे पास कितना है। तो अब t समय पे जो सांद्रता आएगी इस a की वो कितनी आएगी, A0 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसके रेस्पेक्ट में आपको कुछ नहीं देखना, आप डायरेक्ट देखो जब इसमें से x गया है तो ये भी कितना बनेगा, x बनेगा। ठीक है, देखो जितना यहाँ से भेजोगे उतना ही यहाँ बनाना आपको। अब आओ आगे, अब अपने को क्या लिखना है, इसका वेग लिखना है। तो देखो वेग नियम के अनुसार जो वेग है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होगा, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक क्या है अपने पास A, और ये इसकी सांद्रता हो गई, इसकी शून्यघात के समानुपाती होता है। देखो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के शून्यघात के समानुपाती होता है। तो ये शून्यघात के समानुपाती कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो अगर आप बात करते हो इस समानुपाती को हटाते हो तो ये वेग बराबर, या फिर हटाना चाहो हटा दो, नहीं हटाना चाहो मत हटाओ, एक बार देखो मत हटाओ। अब t समय पे जो सांद्रता है अपने को वो वाली रखनी होती है हमेशा। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया a माइनस, आप चाहो तो इसको A0 माइनस एक्स, इसकी पावर कितनी, 0। अब देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम वेग को क्या लिखेंगे, dx बटे dt लिखेंगे। ठीक है, देखते रहो। मैं पर्टिकुलर यहाँ पे आपको एक एक का लिख के नहीं बता रहा, अभिकारक का फिर उत्पाद का, वो आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं दोनों का एक साथ पूरी अभिक्रिया का लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो dx बटे dt समानुपाती होगा किसके, A0 माइनस एक्स, इसकी पावर 0। अब समानुपाती को उठाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं, dx बटे dt बराबर k, समानुपाती स्थिरांक। अब क्योंकि शून्य कोटि पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0। शून्य कोटि के लिए 0, प्रथम कोटि के लिए 1, द्वितीय कोटि के लिए 2। आपके पास आ गया A0 माइनस का x, और इसकी पावर कितनी आएगी, 0।
हमें अच्छे से पता है क्योंकि a की पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 1, इसलिए a नॉट माइनस एक्स की पावर 0 इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो देखो भाई क्या होगा dx बटे dt इज इक्वल टू k0। इसको आप समीकरण कह दो 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? देखो क्या किया, सबसे पहले ये काम तो आपको हमेशा करना है चाहे कोई सी कोटि की पढ़ो। अब वेग नियम क्या कहता है कि जब वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन कोटि की बात करें शून्य कोटि की तो क्या देंगे कि अभिकारकों की सांद्रता के शून्यघात के समानुपाती होता है। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, अभिकार की है ए, इसकी सांद्रता इसके शून्यघात लगा दी। अब टी समय पे आपने सांद्रता रख दी इसकी, तो टी समय पे क्या थी a0 माइनस एक्स, इसकी पावर लगा दी 0। वेग को हम लिख सकते हैं dx बटे dt और बार बार यही लिखेंगे। अब मैं बार बार वेग नहीं लिखूंगा, हमेशा ध्यान रखना dx बटे dt लिखूंगा। ठीक, समानुपाती a0 माइनस एक्स, समानुपाती को हटाया एक इस तरह लगाया k, क्योंकि शून्य कोटि का विक्रिया पढ़ रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल दिया k0, a माइनस एक्स की पावर क्या होगी 0। हम बार बार मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था कि किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे a0 माइनस एक्स की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब वैल्यू 1 रखा तो हमारे पास समीकरण आई ये वाली। अब देखो कि dx बटे dt तो अवकलन का निशान होता है भाई, अवकलन और समाकलन होते हैं। ये वाला क्या होता है समाकलन और dx बटे dt क्या होता है अवकलन। तो ये जो समीकरण है हमें कब मिली, जब हमने अवकलन किया। तो ये कहा जाता है, इसे कहते हैं अवकलित वेग समीकरण। अंग्रेजों के लिए इसको कहा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अच्छे से याद रखना, अवकलित वेग समीकरण क्या होती है, समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। मैं ध्यान रखना इनसे ही आपको क्या करूँगा पॉइंटें बनवाऊँगा। ठीक है, इनसे हम क्या बनाएंगे पॉइंट बनाएंगे। अब देखो मुझे बताओ रहे, चलो पॉइंट बनाना सिखा देता हूँ फिर बाद में एक साथ लिख लेंगे। ये जो आपका वेग है अवकलित वेग समीकरण है, मुझे बताओ क्या इसके अंदर अभिकारकों की सांद्रता शामिल है क्या? है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। याद नहीं करना, एक भी पॉइंट को बार बार कह रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को इतना तो याद रखना है और ना ही क्या करना है रटना है, केवल समझना है और वो समझते जाओ। देखो जब हमने वेग लिखा तो पावर 0 आ गई और पावर 0 का मान कितना मतलब क्या होता है 1, मतलब वेग बराबर आ जाएगा k। ठीक है, ये वेग ही है अपना। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कंपटीशन एग्जाम में से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो क्या कहोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग में क्या नहीं होता, अभिकारकों की सांद्रता ही नहीं है, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। फिर मैं एक उनको समराज करके लिखवा दूंगा, पहले हमें गणितीय रूप पढ़ने तो हमने ये लिखा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हमेशा यही काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। इस dt को उधर ले जाओ, हमें से यही करना है। देखो समाकलित जो अवकलित वेग समीकरण आएगी यहाँ तक तो सब सेम ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है सब में। अब क्या करना है, इसके बाद में आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें इस के पास में और भी कुछ ना कुछ आएगा, तो उस के पास में जो भी होगा उसको उठा के नीचे लेके आना है और dt को उठा के उधर लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पक्षांतरण करने पे, या फिर आप इसको लिख दो समीकरण 1 से। जब हमने समीकरण 1 को रीअरेंज करके लिखा तो हमारे पास आया dx बराबर k0 dt। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस समीकरण का समाकलन करने पर इस समीकरण का समाकलन करने पर, अब बताओ जो समीकरण आएगी उसको क्या कहोगे समाकलित वेग समीकरण। देखते जाओ, तो ये होता है समाकलन का निशान, ये लिख दिया dx बराबर ये आपका k0 और dt। अब सुनते जाना भाई, समाकलन और अवकलन की कुछ विशेषताएं होती है।
समाकलन के अंदर जो भी चीज़ स्थिरांक होती है वो बाहर आ जाती है। देखो k0 क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो k0 क्या है, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी जो भी होती है वो हमेशा समाकलन या फिर अवकलन से बाहर आ जाती है। जैसे देखो आप ये लिखोगे dy/dx 3x, आपको 3x का अवकलन करना है, तो जो 3 है ये कांस्टेंट है, तो ये क्या करेगा, इस अवकलन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही k0 dt, जो k0 है ये क्या है, कांस्टेंट स्थिरांक है, तो ये समाकलन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखो समाकलन की कुछ कंडीशन होती है। अगर आपको अगला कहे कि आपको इस प्रारंभिक सांद्रता से इस अंतिम सांद्रता तक समाकलन करना है, ठीक है, इस प्रारंभिक समय से इस अंतिम समय तक समाकलन करना है, मतलब आपको लिमिट दी जाए। ठीक है, क्या दी जाए, लिमिट, कि यहाँ से यहाँ तक समाकलन करना है, यहाँ से यहाँ तक समाकलन करना है। अगर लिमिट दी जाती है तो समाकलन पूरा होने के बाद में हम किसी भी प्रकार के स्थिरांक का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं कहा जाए कि कोई लिमिट आपको दी जाती है, ठीक है, अगर आपको कोई लिमिट नहीं दी जाती है तो आप क्या करोगे, जैसे ही समाकलन पूरा हो जाता है तो एक स्थिरांक लगाएंगे हम, जिसको क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक। फिर हम उसको वापस हटा देंगे क्योंकि उसका हमारे पास कोई उपयोग नहीं होगा। तो मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है, आपको भी नहीं दी जाएगी, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लेना। अगर दी भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो का वो होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये dx लिखा और ये k0 क्या आ गया, बाहर आ गया, और ये dt। मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा आपको। ठीक, अब ध्यान रखना समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो समाकलन करोगे यहाँ पे dx है, तो जिनके पास भी d लगा होता है समाकलन में उनका d हट जाता है, तो dx क्या हो जाएगा, x बराबर आपका k0 है एज इट इज, डॉट गुणा में तो है ही, dt का क्या हो जाएगा, t। अब देखो लिमिट आपको नहीं दी गई है, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था, अगर लिमिट आपको नहीं दी जाती है तो समाकलन पूरा हो गया, उसके बाद में एक स्थिरांक लगाते हैं। तो ये मैंने स्थिरांक लगा दिया प्लस का c, इसको समीकरण में कह रहा हूँ 2। यहाँ जो c है वो क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब देखो भाई, कुछ बुक है वो इसको i लिखती है, या फिर कुछ स्टूडेंट है, कुछ टीचर्स हैं वो इसको i बोलते हैं, कुछ c बोलते हैं। आपके जो मन में है वो बोलो, किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं c कह रहा हूँ, आप इसको i कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन नीचे मेंशन कर देना कि जो आप ले रहे हो वो क्या है, वो क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बता देता हूँ लिमिट लेके आने वाला। देखो भाई, dx बराबर k0 dt, आपको ये कहा जाएगा कि आप प्रारंभिक सांद्रता x1 से करो x2 तक अंतिम सांद्रता, और प्रारंभिक समय t1 से t2 तक क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो। तो वही dx का तो क्या हो जाएगा, x, लेकिन अब आपको यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी, x1 से कहाँ तक, x2 तक, बराबर k0 dt का क्या हो जाएगा, t, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। अब आपको लिमिट रखनी होती है, यहाँ पे लिमिट रखनी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, इस x की जगह लिख दो x2, माइनस लोअर लिमिट क्या है, x1, बराबर ये k0 हो जाएगा आपका। ठीक है, t की जगह क्या रखोगे, t2 माइनस का t1, x2 माइनस x1 डेल्टा x बराबर k0 t2 माइनस t1 डेल्टा t। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर बाद में डेल्टा को अपन हटा देंगे। तो फिलहाल हमें ऐसा नहीं करना। और देखो लिमिट दी थी तो हमने कहीं भी स्थिरांक यूज नहीं किया। ठीक है ना, अगर आपको लिमिट नहीं दी जाती है तो आपको स्थिरांक यूज करना है। इतना समझ में आ गया।
देखो ये अवकलित वेग समीकरण आई थी। इसके बाद में मैंने क्या कहा था कि इस के पास में हम हमेशा आगे भी जो भी होगा उसको उठा के नीचे लेके आएंगे dx के नीचे, और dt को उठा के हमेशा किसके पास लेके जाएंगे, के पास लेके जाएंगे। क्योंकि के पास कुछ नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं लेके इसको रिअरेंज करके लिख दिया, डायरेक्टली dt को अपन उधर ले गए। लेने के बाद में मेरे पास समीकरण बनी dx बराबर k0 dt। हमेशा इसके बाद में आपका अगला कदम होगा समाकलन करना। तो आपने इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। लिमिट हमें नहीं पता, हम यूज़ भी नहीं करेंगे। हमने जैसे समाकलन लिखा तो हमें पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो समाकलन से बाहर आ जाता है। तो k0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया dx और dt। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो समाकलन में जब भी जिसके पास d लगा हुआ होगा वो d हट जाएगा वहाँ से, तो यहाँ से d हटा क्या बचा x, यहाँ से d हट जाएगा क्या बचेगा t। और जैसे ही क्योंकि लिमिट नहीं दी गई है तो समाकलन पूरा होती है, हमने क्या लगा दिया एक स्थिरांक, और उस स्थिरांक को क्या कर दिया, समाकलन स्थिरांक। अब हमारे ये काम का नहीं है, हम इसको ले तो आए लेकिन हम परेशान हो गए कि ये काम का तो है नहीं, इसको हटाते हैं। हमेशा आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनते जाओ। देखो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, समय t बराबर 0 पर x बराबर 0। देखो भाई, जब समय t बराबर 0 है उस समय x का मान कितना है, 0 है। तो ये दोनों मान कहाँ रखने हैं, समीकरण 2 में रखने हैं। हमेशा यही काम करना है आपको। हमेशा और हमेशा यही काम करना है। जब भी आपके पास सी की घंटी निकल जाएगा ले में, तो आप क्या करोगे, ये कंडीशन लगा देना, जब समय t बराबर 0 होता है उस समय x का मान क्या होता है, 0। ये वाली कंडीशन, जब समय 0 होता है उस समय x का मान क्या होता है, 0 होता है। मान रखो। ठीक है भाई, देखो x की वैल्यू क्या रखोगे, 0 बराबर k0 आपका एज इट इज है ही, डॉट t की जगह क्या रखोगे, जब t बराबर क्या हो, 0 हो, और प्लस का c। तो हमें देखो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई क्या, 0। ठीक है, अब इस c के मान को इस समीकरण में हम रख देंगे तो c हट जाएगा। c का ये मान हमेशा यही करना है भाई, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखो x बराबर k0 t और प्लस c की जगह क्या रख दिया, 0। तो चाहे 0 को लिखो चाहे मत लिखो, क्या आएगा, x बराबर k0 t। ये समीकरण 3। और ये जो समीकरण आई है अब कंप्लीट हो गया। अब अपने पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि क्या करें हम इसका। ठीक है, जितना करना था हमने सब कुछ कर दिया। ये समीकरण क्या करने के बाद में आई है अपने पास, समाकलन करने के बाद में आई है। तो इसको क्या कहोगे, यह है आपकी समाकलित वेग समीकरण। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको, समाकलित वेग समीकरण। तो आपको अवकलित वेग समीकरण का भी पता होना चाहिए और समाकलित वेग समीकरण का भी पता होना चाहिए। अगर आप निकाल सकते हो अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो ये दो तो आप याद कर लेना कि अवकलित वेग समीकरण क्या होती है और समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। केवल इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। इस समीकरण देखो x है वो किसके समानुपाती है, t के। जब हम समानुपाती को हटाएंगे तो इस तरह लगा देंगे, वापस से k0 वापस से आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। देखो x क्या है, x क्या है, उत्पाद की सांद्रता। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। ये कब कहाँ लिखेंगे, जब आगे अपन इसको समराइज करेंगे तब ये पॉइंट आप वहाँ पे लिखने वाले हैं।
ठीक है। समीकरण 3 को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको वेग स्थिरांक का मान पूछ ले तो k0 बराबर, देखो ये t गुणा में है, बराबर के रहेगा तो भाग में चला जाएगा, x/t। ठीक है, ये समीकरण आप इसको भी 3 ही कह सकते हो, कोई दिक्कत है। अब देखो ये कहेगा शून्य कोटि के लिए उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाओ। क्या कहेगा? शून्य कोटि के लिए उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाओ। तो आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से ये वाली समीकरण आ जानी चाहिए। x क्या है? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। t क्या है? समय। तो देखो इन दोनों के बीच में पूछ रहे हैं ना, देखो भाई मैं जरा सा करके बताता हूँ, फिर आगे अच्छे से पढ़ लेंगे। समीकरण आपके पास आई x बराबर k0t। क्या कह रहा है? हमें कह रहा है x वर्सेज t के बीच में ग्राफ बनाना है। x का ग्राफ किसके साथ बनाना है? t का। तो जो पहले कहता है ना आपने को, उसको y एक्सिस पे ले लो, और जो बाद में लिखा होता है उसको कहाँ ले लो? x एक्सिस पे ले लो। ठीक है, जो पहले कहा जाता है भाई फलाना वर्सेज डिम का, तो जो पहला होता है उसको हम कहाँ लेते हैं? y एक्सिस पे, और जो दूसरा होता है उसको हम कहाँ लेते हैं? x एक्सिस पे। ठीक है, तो x कौन से एक्सिस पे लोगे? y पे। मिल गया भाई ये रहा, बराबर t कौन से एक्सिस पे चाहिए? x पे। ये मिल गया, तो y और x मिल गया, प्लस माइनस में कुछ है नहीं, क्या बचा? m। तो बोलो ग्राफ क्या बना? y बराबर mx, और y बराबर mx जो हमने पहला ही ग्राफ बनाया था क्या था? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, ये वाला, ये वाला। देखो y की जगह क्या लिखोगे आप? इस y की जगह ये x, और इस x की जगह ये t। तो जब हमने उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाया तो ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आया। अब इसका जो स्लोप है बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, सॉरी, m की जगह क्या आएगा? k0, क्योंकि m का मान क्या है? k0 है। ठीक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है। अभी बताता हूँ कैसे करता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो। आपको ये कहेगा कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो उसमें जो अभिकारक है उसकी सांद्रता इस 5 सेकंड पे इतनी है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ ये क्या? चलो सुनो, दोबारा सुनो। शून्य कोटि की अभिक्रिया 5 सेकंड में 50% पूरी होती है, तो वेग स्थिरांक बताओ। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया 5 सेकंड में 50% पूरी होती है, तो वेग स्थिरांक बताओ। तो वहाँ से आपको देखो कितनी पूरी हो रही है? 50% पूरी हो रही है, तो कितनी बचेगी उससे अपने को मतलब नहीं, हमें 50% पूरी हो रही है, तो x का मान मिल गया 50। कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में। क्या पूछा है? वेग स्थिरांक। 50/5 कितना आ गया? 10। अब याद रखना इस 10 के बाद में आपको इसकी इकाई जरूर लिखनी है, k0 शून्य कोटि का वेग स्थिरांक। और मैंने साफ साफ नोट डाल के लिखवाया था कि जो वेग स्थिरांक होता है शून्य कोटि का, उसकी इकाई वही होती है जो वेग की इकाई होती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपने पास? समाकलित वेग समीकरण। अब अपने को पढ़ना है यहाँ से अर्धायुकाल, फिर उसके बाद में हम एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ ये बनाएंगे। तो अब अपना जो अगला इसमें जो पॉइंट है, ये आपका गणितीय रूप इसका तो खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ। ठीक है भाई, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है t1/2 से। कुछ लोग इसको t/2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। मैं t1/2 से रिप्रेजेंट इसको करूँगा। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है अर्धायुकाल। अर्ध मतलब आधा, आयुकाल मतलब कोई भी अभिक्रिया है वो कितने समय में आधी पूरी हो रही है। जितने समय में आधी पूरी हो रही होती है उसी को क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल।
मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूरा होने में लगा हुआ समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल। तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूरा होने में लगने वाला समय अर्धायु काल टी हाफ कहलाता है। परिभाषा में सही यही रहेगी, चाहे कोई सी कोटि की पढ़ो, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, कोई सी पढ़ो, किसी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में कितना समय लग रहा है, वही क्या लगेगा? उसका अर्धायु काल। तो देखो भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो भी समाकलित वेग समीकरण होगी, मैं लिख रहा हूँ समाकलित वेग समीकरण में आपको क्या करना है? टी की जगह तो क्या रखना है? टी हाफ रखना है, एवं एक्स की जगह क्या रखना है? a/2 या फिर a0/2। क्यों? एक्स मतलब उत्पाद की जो सांद्रता है वो आधी हो रही है a0 की, ठीक है? जब समय आधा हो रहा है उस समय आपको x बराबर क्या रखना होता है? a0/2, ठीक है? याद रखना, हमेशा आपको यही करना है अर्धायु काल निकालने के लिए कि t की जगह तो क्या रखोगे? t हाफ, और x की जगह क्या रखोगे? a0/2। 0 नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, a/2 भी आप लिख सकते हो। तो हमारे पास जो समाकलित वेग समीकरण थी वो क्या थी? ये रही। मैंने मान रखा समीकरण आई थी अपने पास x बराबर k0t। x की जगह क्या रखना है? इसकी जगह रखना है a0/2 इज इक्वल टू ये k0 आपका। t की जगह क्या रखना है? t हाफ रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मान किसका चाहिए हमें? तो t हाफ का चाहिए। तो देखो भाई, ये k0 एक्स्ट्रा नहीं लग रहा क्या आपको? एक्स्ट्रा है ना, तो गुणा में बराबर किधर रहेगा? तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। क्या आ जाएगा? a0/2k। देखो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शून्य कोटि की अर्धायु काल क्या गई? टी हाफ इज इक्वल टू a0/2k। क्या मुझे बताओ, मैं इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अगर आपकी परमिशन हो तो ही। बताओ, लिख सकते हैं क्या? अरे सर, कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। देखो कैसे लिख सकते हैं। जब आप इस समानुपाती को उठाओगे तो वापस इस तरह लगा देना 1/2k, कुछ भी लगा देना स्थिरांक। अपने क्या है? अपने को तो ये देखना है कि जो टी हाफ है वो समानुपाती है किसके? a0 के। और a0 क्या है बताओ? a0 क्या है? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है। तो एक बात मुझे बताना, आप यहाँ से ये कह सकते हो क्या कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो अर्धायु काल होती है, सुनना ध्यान से, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो अर्धायु काल होती है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। देखो भाई, हमने यहाँ क्या कहा था कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। बताओ सही है कि नहीं है? यहाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? निकाला है अपन ने कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की जो अर्धायु काल है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको A to Z पूरा बेस क्लियर होना चाहिए।
शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्धायु सांद्रता के समानुपाती होती है। तो बताओ इसमें किसको कोई समस्या है तो मुझे बताओ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार ले लो, फिर हम क्या करते हैं इसको समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करने का मतलब मैं जो मेन पॉइंट हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं अपन, फिर इनके एक एक करेक्टरिस्टिक अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार। ठीक है, अपने पास जो क्या क्या है उसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। dx बटे dt, जिसको आप क्या कहते हो, वेग कहते हो, वैल्यू कितनी है इसकी, इज इक्वल टू k0। ये तो समीकरण एक हमने कहा था, अवकलित वेग समीकरण है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा x बराबर k0 t, या फिर k0 बराबर x बाई टी, ये समीकरण 2। इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और तीसरा टी हाफ बराबर a0 अपॉन 2k। ठीक है भाई, ये आपका हो गया अर्धायु काल। ये अपन ने कंक्लूजन था वो निकाल दिया। अब देखो